नमस्कार, सभी का स्वागत करता हूं मैं कपिल सांडिल्य फिर से द जोरावर क्लासेस में। और आप सबका स्वागत है द जोरावर चैनल के इस फंडामेंटल राइट्स की क्लास में, जो कि एक बूस्टर क्लास है। और मैं कभी भी इस तरीके से नहीं पढ़ाता हूं कि एकदम से सारी ही चीज़ें दिमाग में ढूंढ दिया जाए। इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया है कि पहली क्लास जो मैंने दिया आपको, वो बेसिक सी चीज़ें बताई, एक फ्रेमवर्क बन गया है। अब उसका थोड़ा सा एवोल्यूशन करेंगे। एकदम से सारा अगर दिमाग के अंदर डालते हैं तो अगर कोई स्टार्टिंग कर रहे हैं बच्चे, तो उसको भी ये समझ में नहीं आता है। और जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा डाटा हो जाता है। तो इस तरीके से दिमाग पर लोड ना डाल के हमने कुछ बेस बनाया। अब उस बेस के बेस पे हम जो है कुछ क्रिएटिविटी करेंगे और फंडामेंटल राइट्स को समझने की कोशिश करेंगे। सो वी हैव डन इट, वी हैव स्टडीड दैट देर आर सिक्स फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू अस। हमारे पास जो है 6 फंडामेंटल राइट अवेलेबल हैं। और वो 6 फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमने डिस्कस किए। और उससे पहले हमने देखा कि 12 और 13 आर्टिकल जो है वो भी जो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। और 12 आर्टिकल में हमने क्या देखा, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इसके अंदर जो है स्टेट की परिभाषा दी गई है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स को नाम स्पेशल क्यों दिया गया। देखिए, वैसे तो बहुत सारे राइट्स हमको दिए गए हैं, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है उनको अलग से मेंशन किया गया है संविधान के अंदर। ऐसा क्या जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको स्पेशली मेंशन किया गया है संविधान के अंदर। अदरवाइज और भी बहुत सारे राइट्स हैं, लीगल राइट हैं। तो इनको स्पेशली मेंशन करने का मतलब है कि ये इतने फंडामेंटल और बेसिक हैं कि लोगों के लिए बहुत जरूरी है, किसी भी डेमोक्रेसी के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये राइट दिए जाएंगे, ठीक है, तो उसको जो है डेमोक्रेसी जो है कहा जाएगा। तो डेमोक्रेसी, अगर ये राइट नहीं होगी तो वो डेमोक्रेसी नहीं होगी, ठीक है। ये वाले राइट तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंडामेंटल राइट इतने बेसिक, इतना फंडामेंटल है हर आदमी के लिए, लिबर्टी के लिए, कि तब तक जब तक ये नहीं दिए जाएंगे तो वो डेमोक्रेसी बन ही नहीं पाएगी। इसलिए इनको स्पेशली मेंशन किया गया है फंडामेंटल राइट्स को। और इसलिए जो है इनको पढ़ना भी इतना जरूरी है। देखिए, इनकी जरूरत क्यों पड़ी। 1947 से पहले एक ऑटोक्रेटिक ऐसा शासन था, निरंकुश शासन था, ठीक है, किसी तानाशाही से कम नहीं था, ठीक है। और उसके जो लॉ थे वो ब्लैक लॉ थे, सारे काले कानून थे जो कि ब्रिटिश के फेवर में थे। तो वो लॉ तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे थे। जब 1947 में हम आज़ाद हुए, तो 1947 में हमने जब संविधान 1946 में संविधान सभा स्थापित हुई थी और उसकी पहली बैठक हुई थी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है हमने देखा था कि संविधान सभा में ये बात डिस्कस हो रही थी कि भाई हम अपना संविधान जो बनाएंगे क्या वो ऐसा ही रहेगा। तो इसमें हमने कहा 12th में आर्टिकल में कि अगर कोई अभी संविधान लागू करने से पहले कोई ऐसा कानून अवेलेबल है जो कि मौलिक अधिकारों को जो है रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, तो वो कानून जो है वो एग्जिस्ट करना बंद हो जाएगा और उसको जो है रद्द माना जाएगा, उसको इलीगल माना जाएगा अगर वो मौलिक अधिकारों का विरोध करता है, ठीक है, इसके साथ उसको जो है संगत नहीं होता है। तो ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वो कानून जो थे वो पब्लिक के फेवर के नहीं थे। पहली बात तो यही है। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि नया कानून जो बन रहा है अगर ये भी पब्लिक फ्रेंडली नहीं है तो फिर इस कानून का फायदा ही क्या होगा। तो इसी वजह से जो है इन अधिकारों को जो है पहले कह दिया गया कि जो स्टेट ऑटोक्रेटिक था ना, अब वो ऑटोक्रेटिक नहीं रहेगा, वो वेलफेयर स्टेट हो जाएगा, ठीक है। और रूल ऑफ लॉ आ जाएगा। और रूल ऑफ लॉ जो है वो पब्लिक के फेवर में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये बनाया गया और स्टेट को मेंशन किया गया कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी। हमने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी, उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट भी होगी, ठीक है, उसके साथ जो है लोकल बॉडीज भी होंगे। तो इतनी सारी चीजें जो बताई गई कि ये सारी चीजों को स्टेट कहा जाएगा, डेफिनेशन दे दी गई, ठीक है। पहले तो 12th में तो दे देगी डेफिनेशन स्टेट की। 13 में कहा गया अगर कोई कानून जो है जो कि प्री एग्जिस्टिंग टाइम का है और वो फंडामेंटल राइट के साथ जो है संगत नहीं होते हैं, उसको फेवर नहीं करता है, उसका विरोध करता है, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज वाइड, उसको रद्द माना जाएगा कि ये कानून अब जो है एग्जिस्टेंस में नहीं है। उसके बाद हमने आपको जो है 6 राइट बताए। हालांकि जब संविधान लागू हुआ देर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और उसमें सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार हमने कल पढ़ लिया, ठीक है। समानता लाने की कोशिश की जा रही है, अधिकारों की समानता और
राजनीतिक समानता, अवसरों की समानता, वो सारी चीजें आपको देने की कोशिश हो रही है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया। फिर उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्यों दिया गया? देखिए, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होता था कि ब्रिटिश काल में जो प्रेस थी उसको बड़ा दबा के रखा जाता था, उस पर बैन लगा दिया जाता था, ठीक है, उसको कन्फिस्केट किया जाता था, सारी मशीनरी को उठा लिया जाता था अगर उनके खिलाफ थोड़ा भी क्रिटिक वो लिख देते थे। तो ऐसी प्रेस को बहुत ज्यादा, और प्रेस जो है वो आलोचना नहीं करेगी तो सुधार की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। दैट्स वाई दिस राइट वाज क्रिएटेड, और पब्लिक भी क्रिटिसाइज करे और प्रेस भी क्रिटिसाइज करे ओपनली, फ्रीडम है उनको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लोगों की मूवमेंट पे भी रेस्ट्रिक्शन थी, लोग इधर से उधर जाते थे, उनकी निगरानी की जाती थी, ठीक है, उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता था, आप कहीं पे जाकर नहीं रह सकते, आपको यहाँ रहना पड़ेगा। तो ऐसी जो है चीजें थी, अगर लोग इकट्ठे होते थे तो उनको आंदोलन वगैरह करने की संभावना बन जाती थी, तो उनको इकट्ठा होना नहीं दिया जाता था, ठीक है, यूनियन नहीं बनाने दी जाती थी। तो वो सारे अधिकार इसके अंदर दिए गए, मतलब अंग्रेजों के जो काले कानून थे और जो लोगों को दबा के रखते थे, उसके आधार पर जो है इन कानून को संशोधित करके वो अधिकार दिए गए। अब देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देखिए क्या किया जाता था, बच्चों को जो है 9 9 साल के बच्चों को जो है फैक्ट्रीज में जो है लगाया जाता था, और वो मशीन्स के, हैवी मशीन्स के अंदर जो है उनको लगाया जाता था। इसका रीजन ये था कि बच्चे बहुत छोटे थे, और इसी वजह से उन बच्चों को जो है मशीनों के आसपास से घुसने में उनको आसानी रहती थी, उनकी जो है 12 12 घंटे उनसे काम करवाया जाता था। तो वो बच्चों को राइट जो दिया गया ना, हैजार्डस कंडीशंस में, माइंस में वहाँ फ्लड आ जाती है, कभी कभी मीथेन की वजह से गैस की वजह से आग लग जाती है, ठीक है, कोल माइंस वगैरह में। तो ऐसी जगह पर बच्चों को पिट होल वगैरह बना के उसमें जो है माइनिंग के लिए भेजा जाता था। इस तरह की चीजों को खत्म करने के लिए जो है कानून बना दिया गया, और वो कानून जो है इतना हेल्पफुल भी रहा। तो इस तरीके से एक्सप्लोटेशन जो बच्चों का होता था उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया। और इसके अलावा क्या किया जाता था कि दास व्यापार जो था ना, किसी न किसी तरीके से अभी अभी भी जो है प्रेवलेंट था। हालांकि उस पर काफी देशों में बैन लग गया था, लेकिन फिर भी उसको किसी अन्य तरीके से जो है प्रेवलेंट किया जा रहा था। और भारत के बहुत सारे लोगों को कहीं पे वेस्ट इंडीज में या फिजी में और इधर उधर जाके गन्ने की खेती करवाई जा रही थी। तो ये जो मानव तस्करी होती है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है आर्टिकल 23, ठीक है। और बेगार करवाई जाती थी, मतलब फ्री में काम करवाया जाता था लोगों के से, उसको भी खत्म करने की कोशिश की गई। आर्टिकल 24 में बच्चों की जो है एक्सप्लोटेशन को खत्म करने की कोशिश की। उसके बाद देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, तो वो इजिली अपने धर्म को जो है माने, इजीली उसको फॉलो करें और उसकी एक्टिविटीज करते रहें, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्योंकि उससे पहले चाहे वो ब्रिटिश काल से देखे या उससे पहले भी अगर देखे, ब्रिटिश जो है वो ईसाई धर्म को फैलाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब हमारे देश में सब धर्म के लोग रहते हैं। ईसाई धर्म के लोग तो ब्रिटिश से भी पहले रहते थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये ब्रिटिश ऐसा क्यों कर रहे हैं? इससे पहले अगर मुगल काल देखे तो अकबर के टाइम पे सब ठीक है, लेकिन कुछ राजा औरंगजेब या वो जो है वो इस्लाम का ही प्रचार करना चाहते हैं, किसी और धर्म को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, चाहे वो हिंदू धर्म है या बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है या फिर ईसाई धर्म है। तो इस तरीके से सभी धर्मों को रिस्पेक्ट, इक्वलिटी देने की कोशिश की गई है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। किसी के ऊपर कोई धर्म थोपा ना जाए, इसको व्यक्तिगत बना देगा, दिस इज ए इंडिविजुअल कंसेप्ट। तो इस पे जो है ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कोई किसी भी तरीके से प्रोफेस करे, किसी भी तरीके से जो है अपना धर्म माने। और कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, तो देखिए जो माइनॉरिटीज हैं, जो माइनॉरिटीज की अपनी भाषा है, स्क्रिप्ट वगैरह है, ठीक है, जो आदिवासियों की भाषा है, तो उन चीजों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश इसके अंदर की गई है, ठीक है। क्योंकि अब इनका एक्सप्लोटेशन अंग्रेजों ने तो जो है कॉलोनियल टाइम में किया ही था। यहाँ पर जो है इनकी जमीन को, इनके फॉरेस्ट को जो है ले लिया जाता था, उसके साथ साथ उनको वहां से डिस्प्लेस कर दिया जाता था। इसके अलावा वहां मनी लैंडर आ गए थे, मनी लैंडर ने जो है उनको उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया था। तो इस तरह के लोगों का अपना एक कल्चर भी होता है, वो अपना जंगल में रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते भौतिक तरीके से रहना, फिजिकली वर्ल्ड से इतना जुड़ना। तो उनको जो है रिस्पेक्ट देने की एक जरूरत थी, क्योंकि वो भी एक तरह से एक मानव है, उनका रहने का एक तरीका है, उनका एक कल्चर है, तो वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया। अब है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अगर इन संविधान के ये फंडामेंटल राइट्स को अगर स्टेट प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, ये स्टेट की ड्यूटी है, ध्यान रखना। फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्टेट के ऊपर जो है डायरेक्शन दी गई, स्टेट के आपको इसको लागू देने ही पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे पहले स्टेट जो राज्य था, जो ब्रिटिश थे, वही तो राज्य कहलाएंगे, और वो जो है इनको प्रोवाइड नहीं करते थे। सॉरी।
तो इसी वजह से स्टेट को डायरेक्ट किया गया कि कहीं ये स्टेट भी ऑटोक्रेटिक ना हो जाए। ठीक है, अगर स्टेट आनाकानी करती है तब एक और आर्टिकल डाला गया कि आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत, और इसके द्वारा जो है ये राइट देता है हर सिटीजन को, इफ एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट इज रेस्ट्रिक्टेड देन दे कैन गो डायरेक्टली इनटू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, अपर कोर्ट्स में जा सकते हैं। ठीक है, और वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रोटेक्ट करेगी उनके फंडामेंटल, वो गार्जियन है फंडामेंटल राइट की। अगर आपसे पूछते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के गार्जियन कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है। चलिए जल्दी से बूस्टर शुरू करते हैं, और अब जल्दी जल्दी से कुछ चीजें आपको रिवाइज करेंगे। फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 में है, बिल्कुल 3 है, ठीक है ये, और 12 से ये 35 तक है। हालांकि 35 इतना जो है यूज में नहीं, तो 32 तक ही, जो 14 से 32 तक ही हमारे फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक चीज अब आपने नोट की होगी, 30 के बाद 32 आ गया है, 31 मिसिंग है। ये 31 जो है 7th राइट होता था हमारा, राइट टू प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी, और ये 44th अमेंडमेंट किया गया था 1978 में। इसके अंदर इसको हटा दिया गया था, किसकी गवर्नमेंट, जनता पार्टी गवर्नमेंट मोरारजी देसाई के द्वारा इसको हटा दिया गया था, और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। ये फंडामेंटल राइट ना होकर अब लीगल राइट है। ठीक है, तो ये एक चीज हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, कौन सा ईयर था, और किसकी गवर्नमेंट थी, ये सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब एक एक करके जल्दी से रिवाइज करते हैं। ठीक है, और पहला फंडामेंटल राइट जो है, और इसके साथ कुछ बूस्ट करेंगे चीजों को, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताएंगे। देखिए ये है हमारे फंडामेंटल राइट जो अभी हमने देखे। राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, समानता का अधिकार, ये 14 से 18 तक है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, इसको कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 टू 22 तक है। ठीक है, तो ये भी जो है ये टोटल 5 है और ये टोटल 4 है। उसके बाद देखिए आर्टिकल इसके अंदर, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 टू 24 है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ये जो है 25 से 28 है। तो ये रेंज आपको बार बार रिवाइज करने से एकदम टिप्स पे आ जाएगी, क्योंकि अब हम बार बार रिवाइज करेंगे भी, अब एक दो बार और हो जाएगा। अब है 29 से 30, ये है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और फाइनली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये जो है संविधान की सोल, हार्ट एंड सोल है। ये कहा था कि ये संविधान का हार्ट एंड सोल है, और किसने कहा था, बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, तो इस तरीके से जो है संविधान के पिता भी इनको कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर। तो एक एक आर्टिकल जल्दी से करते हैं। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है, ये स्टेट की डेफिनेशन देता है, और इसके अंदर जो है गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, स्टेट्स के लेजिस्लेचर है, और इसके अंदर जो है, और टेरिटरी के अंदर कोई भी, भारत की टेरिटरी के अंदर कोई भी अथॉरिटी है, लोकल बॉडी है, वो सारे राज्य कहे जाएंगे, और ये फंडामेंटल राइट उन सभी को देने पड़ेंगे। कोई ऐसा ना कहे कि ये तो सेंटर को देने हैं या स्टेट को नहीं देने हैं, तो सबको देने पड़ेंगे, लोकल बॉडी वालों को भी देने पड़ेंगे। ठीक है, जो स्थानीय निकाय होते हैं। अब आर्टिकल 13 क्या कहता है कि लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, तो उनको रद्द माना जाएगा, उनको कंसीडर वाइड कंसीडर किया जाएगा। जो मौलिक अधिकार से असंगत करते हो या उनका अपमान करने वाले कानून हैं, उनको वाइड माना जाए, जैसे ही संविधान लागू हो जाता है। अब आर्टिकल जो है नेक्स्ट जो पार्ट आ जाता है, यहाँ से एक्चुअली शुरू होता है राइट्स का, राइट टू इक्वलिटी 14 टू 18, और इसको हमने देखा था, उसको फिर से हम आपको बताते हैं। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के समक्ष सबकी समानता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इसमें कई चीजें हैं, रूल ऑफ लॉ, सबसे पहले तो एक लॉ होगा और उसका रूल चलेगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है भारत का संविधान चलता रहेगा। उसको लिख दिया गया है, इसलिए वो लिखित है भारत का संविधान, तो वो रूल ऑफ लॉ को पढ़ा जा सकता है और उसको फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है एक और चीज है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, सभी लॉ के सामने इक्वल है। ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है किसी भी तरीके से, जो है जैसे वो अपने जेंडर के हिसाब से, रेस के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, वो कुछ भी उनके अंदर जो है डिस्क्रिमिनेशन जो नहीं किया जा सकता। और इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ, सबको इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने कोई क्राइम कर दिया तो सबको एक जैसी सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि किसी कास्ट के लिए अलग सजा बना दी जाए, किसी के लिए थोड़ी हैवी बना दी जाए। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, दिस आर्टिकल इज आल्सो अवेलेबल टू, अब बूस्ट करें, ये आर्टिकल विदेशियों को भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि विदेशी यहाँ कोई मर्डर कर देगा, ठीक है, तो उसको जो है फांसी पे टांग दिया जाएगा, और इंडियन लोगों को जो है
बस 10 साल की सजा दी जाएगी, सबको बराबर दिया जाएगा। तो ये अवेलेबल है फॉरेनर्स के लिए भी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 15 है, क्योंकि बहुत सारा भेदभाव चल रहा था। पहले कानून के समान सब बराबर नहीं थे, ब्रिटिश को स्पेशल ट्रीटमेंट होता था और हमारे साथ जो भेदभाव होता था। अब यहाँ देखिए आर्टिकल 15 क्या कहता है। तो कुछ ऐसी कुरीतियां चली हुई थी कि हमारे संविधान समाज के अंदर आज़ादी से पहले 1947 से पहले और 1950 के बाद से पहले भी, जब तक संविधान लागू नहीं हुआ, तो ऐसी कुरीतियां थी जिसमें सबको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। जो पब्लिक प्लेसेज है उन पर इक्वल एक्सेस नहीं मिलता था। लोग जो है किसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर, रेस के, जाति के, ठीक है, कास्ट के, जेंडर के, सेक्स के, और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब आप कहाँ से जो है अपने प्लेस ऑफ बर्थ आपका क्या है। तो इतना सारा भेदभाव होता था, ठीक है। तो अब इसको हटा दिया गया और पब्लिक प्लेसेज है जैसे मंदिर है, कुएं हैं, उन सब पे अलाउ कर दिया गया और डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब देखिए आर्टिकल 16 क्या कहता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट, मतलब लोक नियोजन, सरकारी जब नौकरी लगती है उसमें सबको अवसरों की समानता दी जाएगी, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखिए क्या प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से भेदभाव ये इंडियंस के साथ तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर कोई फॉरेनर आए और वो कहे कि मैं भी हर जगह घूमूंगा, तो प्लेस ऑफ बर्थ तो उसका बाहर का है, सिटीजनशिप भी बाहर की है, क्या उसको अलाउ कर दें हर जगह पर? उसको हर चीज में अलाउ कर दिया जा सकता है जैसे इंडियन सिटीजन्स को है? ऐसा नहीं है। तो ये अधिकार फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसको हर जगह एक्सेस नहीं दे सकते, बल्कि वो तो जहां जहां भारत में रहेगा उसको लोकल अथॉरिटी को अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि मैं अभी यहाँ पे हूँ भारत के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं भारत में आया और गुम हो गया, ठीक है, कि भाई मेरा राइट है कहीं भी रहूं, कैसे भी रहूं, ऐसा नहीं है। उसके साथ जो है जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ ये आर्टिकल इसके लिए अवेलेबल नहीं है। ऐसे देखिए आर्टिकल 16 भी क्या कहता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनके साथ भेदभाव ना किया जाए, जेंडर के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, किसी भी हिसाब से, रेस के हिसाब से। तो इससे इसके अंदर जो है एक और चीज इन्होंने डाली कि वुमेन के लिए, चाइल्ड के लिए और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है, SC ST के लिए सरकार स्पेशली कोई कानून बना सकती है इनके फेवर के लिए, ताकि ये भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेप्राइड है, वंचित वर्ग है। ये अगर नॉर्मली अगर पार्टिसिपेट करे तो हो सकता है कि ये फिर भी डेप्राइड रह जाए, तो इनको कुछ थोड़ा बहुत जो है रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। ये आर्टिकल 16 के अंदर ही है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 17, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ऐसी प्रैक्टिस जो कि मानव को मानव नहीं मानते, इक्वल नहीं मानते एक दूसरे के, ऐसी प्रैक्टिस, ठीक है। किस वजह से? क्योंकि उनका जन्म किसी स्पेशल एक कास्ट में हो गया है, तो उसको जो है अब उसका भाग्य निर्धारित हो गया है कि उस तो उस कास्ट में पैदा हुआ है, तो उसका तो भाग्य निर्धारित हो गया, उसके अंदर टैलेंट कितना भी हो। तो उस चीज को अबोलिश करने की कोशिश की गई, अस्पृश्यता, अछूत की। तो यहाँ पे एक बच्चे द्वारा पूछा गया है कि कोरोना हुआ है, ठीक है, तो कोरोना हुआ है तो अब क्या हम अनटचेबिलिटी कर सकते हैं? ठीक है, हम अनटचेबिलिटी कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोरोना पेशेंट को जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है, खासतौर से बीमारी हेल्थ पर्पज से जो है डिजास्टर मैनेजमेंट किया जाता है, उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। अगर कोई महामारी फैल गई है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो अछूत आदमी था, ठीक है, वो इम्प्योर आदमी था, उसको नीचे दर्जे का माना जाएगा। बीमारी फैली है, वायरस ने फैलाई है, और फैलने का तरीका सभी कास्ट में फैल रहा है, ठीक है, किसी एक कास्ट को नहीं फैल रहा है वो, या किसी एक धर्म को नहीं फैल रहा है, तो उसको हम जो है ना अनटचेबिलिटी वहां प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एक बच्चे द्वारा जो है कमेंट किया गया था, उसको मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। सो आर्टिकल 17 के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन होती है या टर्म कंडीशन होती है, बीमारी के टाइम पे हम अनटचेबिलिटी को फॉलो नहीं कर सकते, यानी कि किसी को अछूत या अस्पृश्य नहीं मान सकते। हाँ, टच नहीं करना है, और वो बीमार को भी टच नहीं करना है, और जो बीमार नहीं है उसको भी उसको टच नहीं करना है। तो दोनों को कुछ रूल फॉलो करने हैं ताकि हेल्थ सबकी ठीक रहे, और ये हेल्थ ग्राउंड पे जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट को मेंटेन किया जा सके, ठीक है। तो हेल्थ ग्राउंड पे उसको जो है मेंटेन किया जा सकता है, और हेल्थ ग्राउंड पे, मोरल ग्राउंड पे, इन ग्राउंड पे और इंटरनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पे बहुत सारे जो अधिकार हैं उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है। टर्म कंडीशन मैं अभी बताऊंगा जिसमें जो भी चीज आएगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि आप कोरोना पेशेंट है तो आप अछूत हो गए, या आपको कोई अछूत कह सकता है, या नीची जाति का कुछ ऐसे बिहेव कर सकता है आपके साथ, नहीं। उनको रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, उनका कोई गुनाह, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, एक बीमारी फैली है, ठीक है। और इसी वजह से जो है कब पहले कोरोना पेशेंट के घर के बाहर जो है एक पर्चा चिपकाया जाता था कि कितने पेशेंट है, तो वो उनको जो है एक
एक तरह से डेरोगेटरी कंसिडर किया गया बाद में, और फिर बाद में भारत सरकार का ऑर्डर आया कि ऐसे पर्चे न लगाए जाएं, उनसे उनको जो है अपमानित सा किया जा रहा है उन लोगों को। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो राज्य किसी को टाइटल नहीं देगा, जैसे पहले ब्रिटिश लोग देते थे ना, सर की उपाधि देती किसी को, किसी की राय की उपाधि देती, किसी को नाइटहुड दे दिया। ठीक है, इस तरह की उपाधि नहीं दी जाएगी, इससे जो है डिस्क्रिमिनेशन बनता है, सर हो गया तो राय हो गया। ठीक है, तो उस तरीके से वो अपने आप को स्पेशल कंसिडर करते थे। तो ऐसे राज्य किसी को ऐसी उपाधि नहीं देगा पहले तो, जो कि एरिस्टोक्रेसी जो बनाए। ठीक है, कुलीन वर्ग क्रिएट करे एक। ठीक है, जो अपने आप को हाई क्लास समझे। इसके अलावा आप जो है किसी बाहर के आदमी से, बाहर के देश से कोई टाइटल नहीं ले सकते, और जो अगर लेते हैं तो सरकार की परमिशन ही लेके वो ले पाते हैं। इसके अलावा आप कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ही मैं आपको बता रहा हूँ कि मेडिकल नहीं, सॉरी, एकेडमिक एकेडमिक फील्ड में अगर आपने कुछ अचीव किया है, ठीक है, जैसे आप एकेडमिक फील्ड में प्रोफेसर लग गए, ठीक है, आपने पीएचडी कर लिया, आप डॉक्टर यूज कर रहे हैं, या मेडिकल फील्ड में आए, अपना डॉक्टर की उपाधि आपको मिल गई है। ठीक है, एडवोकेट की उपाधि मिल गई है। ठीक है, एडवोकेट लगा लेते सब अपने नाम के सामने, तो वो ले सकते हैं ऐसा टाइटल। या फिर मिलिट्री में आपको मेजर वगैरह ऐसे टाइटल सरकार उनको दे सकती है, तो ये टाइटल सरकार दे सकती है। ठीक है, लेकिन भारत रत्न अगर किसी को मिला है, ठीक है, तो आप अपने नाम के सामने साथ जो है भारत रत्न नहीं लगा सकते टाइटल। कुछ टाइटल्स जो है वो यूज किए जा सकते हैं, कुछ टाइटल जो सरकार अगर देती भी है तो उसको आप डिस्प्ले इस तरीके से नहीं किया जा सकता जिससे आपको जो है आप अन्य पब्लिक के बीच में जो है आप स्पेशल ट्रीटमेंट चाहें। तो ये उपाधियों का उन्मूलन बहुत जरूरी है इक्वल समाज के लिए, क्योंकि समानता का अधिकार लाने की कोशिश की जा रही है, किसी को ऊंच नीच भेदभाव ना हो, सबको समान अवसर मिले, ये लाने की कोशिश की जा रही है। तो अब दूसरे आर्टिकल पे हम जाते हैं, आर्टिकल 19। तो यहाँ पे हमने एक चीज देखी कि हमें जो है ना, यहाँ पर भी एक चीज हमको देखने की जरूरत है कि कौन से अधिकार जो है इनमें जो है ब्रिटिश लोगों को या किसी फॉरेनर्स को जो है दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 15 अवेलेबल नहीं है, आर्टिकल 16 भी अवेलेबल नहीं है, आर्टिकल 17 भी अवेलेबल नहीं है, आर्टिकल 18 भी उनको अवेलेबल नहीं है। तो इसको थोड़ा सा आप सोचिए, ठीक है, कि कौन से अधिकार उनको अवेलेबल नहीं है और कौन से अधिकार उनको अवेलेबल है। तो मैं थोड़ा इसको जो है कंफ्यूज करने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपके माइंड में हलचल होगी। अब हम पहले इस पे बढ़ते हैं, फिर आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि स्पेशली कौन कौन से आर्टिकल फॉरनर्स को अवेलेबल नहीं है। अब देखिए, या है आर्टिकल, देखिए प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये कुछ राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो होती है ना, जो व्यक्ति की भाषण की स्वतंत्रता है, उसके संदर्भ में कुछ अधिकार दिए गए और उसको संरक्षित किया गया। देखिए सभी नागरिकों को जो है राइट मिलेंगे, क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए मोरालिटी मेंटेन करने की आवश्यकता है, ये रेस्ट्रिक्शन है। और डिसेंसी, ठीक है, अब कोई आगे कहे कि भाई मेरा तो गाली देने का मन है, ये मेरी तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, तो वो किसी लोग को जो है उल्टा सीधा ऐसे बोले, ठीक है, तो वो जो है अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आप जो है पब्लिक स्पेयर में आके इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोरालिटी और डिसेंसी आपको जरूर अपनानी पड़ेगी। इसके अलावा आप जो है लोगों को इंस्टिगेट अगर कर रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आप स्वतंत्रता विचार क्रिटिक कीजिए नॉर्मली, आप लोगों को भड़काइए मत, ठीक है, ये चीज भी इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन की गई है। इसके अलावा सिक्योरिटी पर्पज से भी ऐसी चीजें जो है रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति के भाषण से लगता है या उसके पब्लिक स्पेयर में आके इसने बोलता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में दिक्कत आ रही है, तो भी सिक्योरिटी पर्पज से भी इसको खत्म किया जा सकता है। और यही वो आर्टिकल है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो ये काम नहीं करता। और इसी के अंदर जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है यहीं से ड्राइव की गई है कि प्रेस के अंदर अभिव्यक्ति की जाती है, क्रिटिक किया जाता है, हेल्दी क्रिटिक किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। इसी आर्टिकल के अंदर जो है आपको जो ओपिनियन पोल है वो इसी के अंदर होता है। तो आपने देखा होगा कि एग्जिट पोल नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन ओपिनियन पोल दिखाया जा सकता है। लोगों को क्या ओपिनियन है, मतलब लोग अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि इलेक्शन से पहले जो है ओपिनियन पोल जरूर दिखाते हैं, लेकिन एग्जिट पोल नहीं दिखाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं जो इसके अंदर आप जो है देख सकते हैं। तो चुनाव का जो अधिकार है
इन्फॉर्म्ड चुनाव का। तो आपको देखिए एक इन्फॉर्म चुनाव आपकी सूचना मिलती है आपको। इसके अंदर जो है 19(1) के अंदर जो है आपको सूचना का अधिकार मिला हुआ है। तो सूचना आप चाहते हैं, इसी वजह से आपके एरिया में जो चुनाव में लोग खड़े होते हैं, वो भी जो लोग हैं वो उनके बारे में सूचनाएं जो हैं इलेक्शन कमीशन जारी करता है कि किसके खिलाफ कितने केस है। तो ये देखिए सुधार होता जा रहा है हर चीज में। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज है कि आप इसी के अंदर जो है चुनाव कर सकते हैं, इन मतलब अपना अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी के अंदर आप वोट दे सकते हैं, मतलब ये इसके अंदर इन बिल्ड है, लेकिन ये जो है लीगल राइट में काउंट होगा, स्पेशली क्रिएट नहीं किया गया है। मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ से बहुत सारी चीजें जो है कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करते हुए यहाँ पर बताया है, और उसी में आपको कहा गया है कि आप चुनना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन आपको 3 कैंडिडेट दे दिए हैं, 1 2 3, आपको कोई भी पसंद नहीं है, तो आप अपना फ्री एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, और इसी वजह से कोर्ट ने कहा कि नोटा भी लगाइए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसको और इवोल्व करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर देखिए ये सारी वो चीजें हैं जो कि बाहर जब शासन था, अंग्रेजी हुकूमत थी, उसने सब बैन किया होता। फ्रीडम ऑफ स्पीच, भाषण नहीं दे सकते हैं, व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, पीसफुली असेंबल नहीं हो सकते हैं, मतलब एक जगह सभा नहीं कर सकते आप। ठीक है, और बिना हथियारों के इकट्ठा होना, मतलब आप अभी हो सकते हैं, पहले नहीं हो सकते थे, और लेकिन आपको हथियार लेके इकट्ठा नहीं होना है, आपको रेबेलियन नहीं करना स्टेट के खिलाफ। टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, तो आप संघ बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री टेरिटरी आप मूव कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये वाला जो अधिकार है वो जो है उनको नहीं मिला हुआ है, फॉरनर्स को नहीं मिला हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं इसको क्लियरली कह रहा हूँ, और बाद में मैं बताऊंगा कि 14 15 16 17 में से कौन सा मिला हुआ है, कौन सा नहीं मिला हुआ है। लेकिन ये मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि ये भारत जो बाहर के लोगों को नहीं दिया हुआ है, वे स्वतंत्र रूप से किधर किधर नहीं घूम सकते भारत के लोगों की तरह। टू रिजाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, जी नहीं। अच्छा, वो फ्रीली यहाँ स्वतंत्रता की भाषा, वो यहाँ पे ऐसी भाषा बोलने लग जाए जो देश के लिए सुरक्षा का कारण बन जाए, असुरक्षा का कारण, तो इसलिए ये आर्टिकल जो है फॉरनर्स को जो है कोई राइट नहीं देता है, और वो कहीं पे इधर उधर जाके नहीं रह सकते, ये भारत के लोगों को मिला हुआ है। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, लेकिन यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है कि आप इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आर्टिकल 19 जो है वो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो आ जाता है वो है आर्टिकल 20, और आर्टिकल 20 के अंदर हमने देखा था कि एक प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में। तो इसमें तो कहा था कि सेल्फ विटनेस नहीं बनना है, सेल्फ विटनेस नहीं बना सकते, आपको अपने ही खिलाफ उनको विटनेस नहीं बना सकते। उसके साथ जो है आपको जब एक जब दोष सिद्धि की बात आती है तो आपको जो है डबल जियो पैरडी नहीं कहा जाएगा, मतलब डबल सजा नहीं मिल सकती एक ही गुनाह के लिए। और इसके साथ साथ आपको उसी समय पर जो कानून के अनुसार सजा थी क्राइम के टाइम पे, उसी के हिसाब से सजा मिलेगी। रेट्रोग्रेसिव रूप से, यानी कि कोई कानून आज बना के और पिछले गुनाह के टाइम की पे जो है वो सजा लगा दे, ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि आपको कानून फॉलो हुआ। ठीक है, कानून फॉलो हुआ है। आपके साथ स्पेशल कोई स्पेशल किसी ने, सरकार ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए नया कानून नहीं बना दिया है। इस तरीके से ये इसको देखिए कि मान लीजिए सरकार का कोई अपोजिशन का बंदा है और वो फंस गया किसी केस में, तो उसको और भी ज्यादा पनिशमेंट देने के लिए जो है एक नया कानून बना दिया जाए। तो उस तरीके से जो है सरकार के हाथ बांधने की कोशिश की गई, भाई उसको उसी हिसाब से तो जो पहले था आपने स्पेशल इसके लिए क्यों किया ऐसा। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है, देखिए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बड़ा इवोल्व किया जा रहा है कि भाई राइट टू प्राइवेसी भी इसी में आना चाहिए, उसके अलावा राइट टू हेल्दी वाटर, राइट टू लाइवलीहुड। लेकिन अभी भी उन आर्टिकल्स को जो है स्पेशल फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट नहीं किया गया है। लेकिन ये कहता है कि किसी भी आदमी को जो उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, केवल प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो करके ही ऐसा किया जा सकता है। तो मतलब अगर उसने कुछ ऐसा काम कर दिया है और प्रोसीजर जो लॉ ने एस्टेब्लिश किया है उसको फॉलो करते हुए पता चलता है कि भाई उसको तो फांसी की सजा होना चाहिए, तब तो कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसीजर फॉलो किए बगैर उसको अपनी लाइफ से डेप्राइव नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसको जो है वकील करने का अधिकार मिल जाता है यहाँ पर। अब है राइट
अब अगला है 21, ये राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है। आपको पता है 86 अमेंडमेंट 2002 में जो है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन जो है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दे दिया गया, और आर्टिकल 21A जो है वो छोड़ दिया गया, और फिर 45 का सारा मटेरियल इसमें डाल दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 22, तो ये है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो ये क्या है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। मतलब आपको गिरफ्तार किया गया है तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी होगी कि क्या भाई क्यों आपको पकड़ा गया है। उसके बाद आपको जो है अपनी चॉइस का वकील करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो चॉइस का जो है एडवोकेट आप जो हायर लीगल सर्विस जो है हायर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको जो है इसके अंदर एक और चीज़ है कि 24 घंटे के अंदर जब आपको पकड़ा गया है तो जुडिशियल कस्टडी में आपको रखा गया है तो आपको मजिस्ट्रेट या जज के सामने पेश करना बहुत जरूरी होता है। बस जो बीच में ट्रैवलिंग का टाइम है उसको नहीं इसमें जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण देने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर कई चीज पूछता है, तो आर्टिकल 19 तो इमरजेंसी के खिलाफ खत्म हो जाता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 जो है वो इमरजेंसी में भी रहते हैं। इसको ध्यान थोड़ा सा रखेंगे। अब आर्टिकल 23 और 24 आपको पता है, बता ही दिया है कि ट्रैफिकिंग के खिलाफ है। आर्टिकल 23 और जबरन श्रम जो किया जाता है, फोर्स्ड लेबर बेगार करवाई जाती है और कुछ पैसे नहीं दिए जाते जो पहले करवाया जाता था आज़ादी से पहले, उसको बंद कर दिया गया। और आर्टिकल 24 क्या कहता है कि बच्चों को जो है वो फैक्ट्रीज वगैरह में हैजार्डस काम में न लगाया जाए। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए बड़ा शोषण से बाहर निकालने वाला एक आर्टिकल है। अब आर्टिकल जो है 25 से शुरू हो जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आर्टिकल 25 में कहता है कि आप अपनी अंतरात्मा की स्वतंत्रता है, आपको धर्म के स्वतंत्र पेशे आचरण प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। तो आप किसी धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, उस हिसाब से आचरण कीजिए। ठीक है, और अपने कंसाइंस को देखते हुए किसी भी भगवान को मानिए, आपके पास कोई धर्म या भगवान फोर्स नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 25 कहता है। लेकिन आर्टिकल 26 क्या कहता है, फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर। जो जुलूस निकालना है, मस्जिदों को मस्जिद बनाना है, मस्जिद की जमीन खरीदनी है, ये चीज़ आप कर सकते हैं, अपना मंदिर बनवा सकते हैं, लेकिन वो जो है आपको अलाउ किया गया है। अब आर्टिकल देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि आर्टिकल 21 हावी हो जाता है आर्टिकल 25 के ऊपर। ठीक है, अगर आप जो है रिलीजियस अफेयर्स 26 पे भी हो जाता है। तो आप अगर कहीं पर किसी बच्चे की बलि दे रहे हैं, नर बलि, और कहीं के देवता खुश होगा, तो आर्टिकल 21 हावी हो जाता है कि इस आर्टिकल को जो नहीं फुला जाए वो माना जाएगा, और राइट टू लाइफ जो हर एक का आर्टिकल है, इंडिविजुअल राइट है, उसको माना जाएगा। इसी तरीके से जैसे अभी रिसेंट में जो है ट्रिपल तलाक एक धार्मिक उसके अंदर था, लेकिन 21 के अंदर जो है कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के लिए जो है ये जो है एक तरह से डेरोगेटरी सा रिमार्क्स है, इसलिए इसको हटा दिया गया। अब देखिए, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, अब ये देखिए, कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो उसके लिए पेमेंट देने की, टैक्स देने की आपको जरूरत नहीं, ये कर चुके हैं हम। और आर्टिकल 28 क्या कहता है कि भाई फ्रीडम है आपको, अगर स्टेट फंडेड कोई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप जो है और वहाँ रिलीजियस शिक्षा दी जाती, तो आपको फ्रीडम है, आप नहीं दे सकते वहाँ ना जाएं बेशक। मतलब स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन में आपको जो है उस इंस्ट्रक्शन को मानने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं, हम पहुंच गए हैं बिल्कुल फिर से रिवाइज करते हुए, और कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हम देखते गए हैं। ठीक है, तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है आप क्लियर हो गई होंगी कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 29। अब एक और चीज़ है, हमको आर्टिकल 19 में बताया गया था कि आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, लेकिन बॉर्डर एरिया में जहाँ पर जो है सिक्योरिटी पर्पज से लोगों को सबको नहीं अलाउ करते हैं, इसी तरीके से जो है ट्राइबल एरिया में भी आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उनका कल्चर प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरीके से जो है कुछ रेस्ट्रिक्शन भी हमारे ऊपर लगी हुई है। आर्टिकल 29 क्या है, इसके अंदर जो है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स जो है प्रोटेक्ट करने हैं माइनॉरिटीज़ के। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, जो कि लैंग्वेज के रूप में माइनॉरिटी हैं, उनकी भाषा कल्चर को प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद आर्टिकल 30 जो है वो राइट देता है माइनॉरिटीज़ को, अल्पसंख्यकों को, कि वो अपने शैक्षणिक संस्थान जो है वो स्थापित कर सकते हैं। अब आ गया आर्टिकल 30। अच्छा, ये कुछ आर्टिकल मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कौन से अवेलेबल नहीं है फॉरनर्स को। तो मैंने वहां पर 2 आर्टिकल एक्स्ट्रा बताए, 17 और 18, और मैंने कहा कि आप इस पे सोचो थोड़ा सा। ठीक है, वो जानबूझ के इसलिए बताए गए थे कि क्या
हम विदेशियों के साथ अछूत का व्यवहार कर सकते हैं क्या? तो ये नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है विदेशियों को जो है क्या क्या वो टाइटल ले, ऐसे टाइटल उनको टाइटल दिए जा सकते हैं राजा राय बहादुर इस टाइप के, तो उनको भी वो नहीं दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आर्टिकल उन पर भी लागू होता है ये, और आर्टिकल 17 उनके लिए भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन से आर्टिकल उनके लिए नहीं है। 15 जो नंबर है आर्टिकल, वो उनके लिए नहीं है। ठीक है, मतलब ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट यानी कि प्लेस ऑफ बर्थ हम खासतौर से ध्यान रखें तो उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। आर्टिकल 16 देखिए, उनको जो है हमारे यहाँ नौकरी मांगने लग जाए कि क्या हो गया भाई, हमें फंडामेंटल राइट हमें भी मिले हुए हैं और हमें भी नौकरी दो अपनी गवर्नमेंट जॉब्स में, तो और भी कंपटीशन बढ़ा देंगे। ठीक है, तो वो तो एक्सक्लूसिव हो गया कि भारत के लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन यहाँ पर नेपाल और भूटान के लोगों को भी दी जाती है इसके अलावा। अब आर्टिकल 19 देखिए, वो स्पेशल केस है। अब देखिए आर्टिकल 19 में कि आपको 6 राइट दिए गए हैं, लेकिन ये सारे राइट जो है उनको नहीं है। विदेशी आके यहाँ पे यूनियन बना के बैठ जाए, धरना देने लग जाए, तो वो राइट उनके पास नहीं है। या फिर वो पीसफुली असेंबली सभाएं करने लग जाए कहीं कहीं पर, तो उनको तो हर चीज जो है पूछ के करना पड़ेगा। प्रोफेशन यहाँ क्या कर रहे हैं वो भी पूछ के करना पड़ेगा। अब उनको तो प्रोफेशनल वीजा बनवाना पड़ेगा, बल्कि वर्किंग वीजा। अब देखिए आर्टिकल 29, ये लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करता है, स्क्रिप्ट को और कल्चर को ऑफ माइनॉरिटीज। तो कहीं बाहर के देश के माइनॉरिटीज आके हमें यहाँ कहने लग जाए कि हमारे भी कल्चर को प्रोटेक्ट करो, तो ये अवेलेबल नहीं है। तो आपको देखना है 15, 16, 19, ठीक है, और 29 और 30, ये ध्यान रखना है। ये आर्टिकल दीज आर नॉट अवेलेबल फॉर द फॉरनर्स। अब आखिरी आर्टिकल मुझे लगता है वो 32 रह गया। तो 32 आपको पता ही है कि संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत इसके अंदर दिया गया है। अब एक एक करके हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? कौन सा जो है शोषण के खिलाफ अधिकार के संदर्भ में कौन सा सही है? प्रोहिबिशन इन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स आर एंड फोर्स्ड लेबर्स, मानव के जो तस्करी है, ठीक है, और जबरन मजदूरी पर निषेध किया गया है इसके अंदर, बिल्कुल आर्टिकल 23 के अंदर ये किया गया है, तो ठीक है, और हमसे ठीक ही पूछा है। अब देखते हैं फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और आर्टिकल 27 इसके लिए बात करते हैं। मैं बार बार बिल्कुल आर्टिकल आपको बता रहा हूँ, आपको 3-4 रिविजन इजीली मिलेंगे इसके अंदर, इसलिए आपको ये चीज बताई जा रही है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी भी 29 के अंदर दिया गया है। ठीक है, अब है इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ तो 14 के अंदर दिया गया है। और हमसे पूछा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसमें 23 और 24 दो है, 23 एंड 24 है। तो इसके अंदर ये आप देख सकते हैं, ये तो है ही नहीं और ये भी नहीं। अब आर्टिकल आपके टिप्स पे आने लग जाएंगे धीरे धीरे। और अब पहला ही क्वेश्चन है, धीरे धीरे आप देखना बिल्कुल हर आर्टिकल को, हर बच्चा जो है, अब जब तक लास्ट क्वेश्चन होंगे, लास्ट क्वेश्चन तक हर बच्चे को ये आर्टिकल याद हो जाएंगे। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार प्रोवाइड किए गए हैं? तो आपसे जो है दो ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो पार्ट 3 के अंदर जो है आर्टिकल प्रोवाइड किए गए हैं, और आप पार्ट 4 के अंदर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पार्ट 3 और पार्ट 4 पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पे देखिए पार्ट 4 दिया हुआ है, पार्ट 5 में सेंटर के बारे में, केंद्र के बारे में बातें की गई है। ठीक है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है। और पार्ट ए में आप देखेंगे कि पार्ट 1 के अंदर जो है राज्य के बारे में और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात की गई है, कैसे यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है, राज्य को कैसे तोड़ें, कैसे नया बनाए, सब चीजें उसमें लिखी हुई है। अब देखिए प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज ए फंडामेंटल राइट कंसिडर्ड अंडर। तो ये जो है ये कौन से फंडामेंटल राइट्स के अंदर है? तो आप सीधा सा इसकी डेफिनेशन से देख लेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ठीक है, आर्टिकल 15 के अंदर ये आता है, और आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो है राइट टू इक्वलिटी के अंदर ही आता है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया, राइट टू इक्वलिटी, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल नंबर 15 के अंदर ये बात आ रही है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसका अगर रेंज देखें तो 25 से 28 के बीच में आ जाएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन देखें तो 23 से 24 के अंदर आ जाएगा। इसमें मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी जो है उसको बैन किया गया है। और इसके अंदर जो है आप जानते हैं कि बच्चों को कारखानों में नहीं लगाते। तो मैं बार बार रिवाइज कर रहा है, इसको माइंड ना करें। बार बार रिवाइज का मतलब है आपको आर्टिकल टिप्स पे हो जाना, कंफ्यूजन ही ना रहना। नन ऑफ द दिस तो ऑप्शन ही होगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक समानता का अधिकार जो है मिल चुका है, और दैट इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान गारंटी देता है कि सभी भारतीय
कानून के समक्ष समान होंगे या किस में प्रदान किया गया है। ये भी बहुत इजी आप कर लेंगे। देखिए आर्टिकल 12 से शुरू हुआ है। इसने कहा है, डेफिनेशन दी है स्टेट की, राज्य की, और बता रहा है कि केंद्र सरकार, राज्य, केंद्र गवर्नर, जो भी इंस्टीट्यूशन अथॉरिटीज है, लोकल बॉडीज, उसको राज्य कहा जाएगा और राज्य को देने पड़ेंगे। ये राज्य की ड्यूटी है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। उनको एक तरह का आदेश है राज्यों को, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाइए कि अब आप फंडामेंटल राइट देंगे, डेमोक्रेसी को मेंटेन करेंगे, आप ऑटोक्रेटिक नहीं हो सकते। आर्टिकल 13 क्या कहता है, अगर संविधान के लागू करते टाइम उससे पहले कोई ऐसा कानून लागू हो रखा है जो कि कॉलोनियल टाइप का है और वो फंडामेंटल राइट्स को जो है के साथ संगत नहीं करता, उसका विरोध करता है, उसको अपमानित करता है, तो उसको वाइड माना जाएगा। तो ये दो ऑप्शन आपको याद खत्म ही हो गए। और तीसरा आर्टिकल 11 का यहाँ काम ही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 12 से हमने देखना है। और हमारा आंसर आ गया आर्टिकल 14, जो कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ। तो ये हमारा आर्टिकल 14 कहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द रूल ऑफ हुम। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, क्या मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, या नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, या वाजपेयी की सरकार की गवर्नमेंट थी। तो आपको कुछ चीजें बताते हैं। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पे 1946 में 42nd अमेंडमेंट किया गया था। इस 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो है 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, समाजवादी, ठीक है, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, अखंडता, ठीक है। ये सब 3 जोड़े गए थे संविधान के अंदर और संविधान की उद्देशिका के अंदर। तो ये तो हमारा आंसर जो है नहीं है, क्योंकि ये अलग ही चीज है। और इसके द्वारा जो 42nd अमेंडमेंट किया गया था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। बहुत सारे फेरबदल किए गए थे। जब इस टॉपिक पे कभी आएंगे, अमेंडमेंट का एक टॉपिक तैयार करेंगे, तब आपको वो चीज बताएंगे। अब है मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। यही वो गवर्नमेंट है जिसने 1978 में जो है एक 44th अमेंडमेंट किया और जो आर्टिकल 31 था, जो फंडामेंटल राइट था, उसको जो है हटा दिया और संपत्ति का अधिकार इसके अंदर दिया गया था, उसको हटा दिया। तो यह हमारा सही आंसर होगा। मोरारजी देसाई जी ने काम किया था। अब नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने 1992 में जो है वो रिफॉर्म किए, जिसको राव मनमोहनिज्म कहा जाता है। और भारत में जो है नई जो है इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए थे। और वाजपेयी सरकार की बात करें तो 2002 में इन्होंने 86th अमेंडमेंट किया और उसके अंदर जो है 821A लेके आए और उसके अंदर राइट टू एजुकेशन का जो है अधिकार दे दिया गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ये मैंने करवा दिए हैं, हर ऑप्शन को यूज किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। किसको जो है मौलिक अधिकार का संरक्षक कहा जाता है। विधायिका नहीं हो सकती, क्योंकि विधायिका हो सकता है अपने फायदे के लिए मौलिक अधिकारों को जो है रेस्ट्रिक्ट कर दे। विधायिका के भरोसे नहीं कर सकते। और एग्जीक्यूटिव को तो विधायिका के ऑर्डर मानने पड़ते हैं। तो कार्यकारी को भी नहीं उसका गार्जियन बना सकते। पॉलिटिकल पार्टीज तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते, क्योंकि जब पावर हाथ में आएगी तो वो सिटीजन्स के राइट्स को जो है वो रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर सकती है। तो जुडिशरी जो है उसको ये राइट दिया गया और इसी वजह से जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो इन सबसे मुक्त है। वो जो है नॉन बायस्ड और पब्लिक वेलफेयर का डिसीजन दे सकती है। तो इंडिपेंडेंट है हमारी जुडिशरी, यानी कि स्वतंत्र है, और इसी यही मौलिक अधिकारों का संरक्षक मानी जाती है। और आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। अब देखिए, विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली रिलेट टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन। तो मौलिक अधिकारों का कौन सा प्रावधान है जो सीधे तौर से बच्चों का शोषण से संबंधित है। आप सभी को देखिए यहाँ तो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है शोषण के विरुद्ध राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर है। तो पहले में हमने देखा था मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बाउंडेड लेबर, बेगार करवाना। और यहाँ पे हमने देखा था कि बच्चों का एम्प्लॉयमेंट जो है हैजार्डस उसमें नहीं हो सकता। तो ये बच्चों के शोषण को रोक रहा है आर्टिकल 24, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 इज इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कह रहे हैं कि 6 से 14 साल के बच्चों का जो राइट टू एजुकेशन दिया गया है वो किसके अंदर इंक्लूड किया गया है। क्या वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों में शामिल है, या मौलिक अधिकार, या वैधानिक, या राइट एक स्टेटूटरी राइट है, या फंडामेंटल राइट है, या नन ऑफ द वो है। तो आप सभी को पता है कि इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। आर्टिकल 45 के अंदर पहले ये था, तो ये डीपीएसपी का पार्ट था। लेकिन डीपीएसपी जो है वो कोर्ट में इनफोर्सेबल नहीं है, मतलब सरकार को के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता। तो ये जो है इनफोर्सेबल नहीं है। तो इसमें जो भी चीज डिमांड की गई सरकार के ऊपर केस नहीं किया जा सकता अगर वो प्रोवाइड नहीं करती है तो, ठीक है।
लेकिन इससे निकाल के आर्टिकल 45 से निकाल के जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 86, तो उसके अंदर इसको एक 21 क्रिएट किया गया, 21A। और ये सारा जो 45 के अंदर था 6 से 14 साल का, ये इसके अंदर राइट टू फंडामेंटल राइट बना दिया गया, राइट टू एजुकेशन। लेकिन इसके अंदर 0 से 6 साल के बच्चों के लिए लिया गया है, प्री नर्सरी के लिए जो है स्टेट जो है कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो गया कि ये फंडामेंटल राइट के अंदर है, ये वाला पार्ट 21A के अंदर 2002 में वाजपेयी गवर्नमेंट के अंदर 86 अमेंडमेंट किया गया था। संविधान के किस संशोधन ने संविधान में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने का एक नया अनुच्छेद 21 से शामिल किया? तो ये तो आपको बता ही गया है, 86 अभी तो बताई है, 86 अमेंडमेंट है और वो 2002 में वाजपेयी गवर्नमेंट में हुआ था। अब बात करते हैं एक और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन की। तो भारतीय के संविधान में 44वें संशोधन ने निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो मुझे लगता है बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है, हम सीधे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसमें एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो अभी भी आर्टिकल 19 के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तो अभी भी 32 के अंदर है। ठीक है, तो इसको भी नहीं कह सकते। अब बात आती है राइट टू प्रॉपर्टी की, 31 के अंदर था, इसको हटा दिया गया, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 31 राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट नाउ, दिस इज ए लीगल राइट। ठीक है, राइट टू वोट क्या है? तो राइट टू वोट जो है वो भी एक लीगल राइट है, ध्यान रखना, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। अब है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी अभी भी मौजूद है, तो इसको भी हम नहीं कह सकते। तो हमने, मुझे लगता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो इसके अंदर बन सकते हैं उसको हम देखते जा रहे हैं। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में के अंदर जो है राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल। कौन से वो 5 आर्टिकल हैं? देखिए यहाँ इनको देखें, क्या ये है, ये भी 5 का जोड़ा दिया, ये भी 5 का, ये भी 5 का जोड़ा दिया और ये भी 5 का। अब आपको अगर ये नहीं पता है, और बार बार मैं बता रहा हूँ इनकी रेंज, तो आपको बताया है कि 14 से 18 के बीच में राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार है। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ आ जाता है, फिर उसके बाद इक्वल एक्सेस टू द पब्लिक प्लेसेस आ जाता है आर्टिकल 15 के अंदर, और आर्टिकल 16 में जो है इक्वल एक्सेस टू द जो गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयमेंट दे दिया, और आर्टिकल 17 कहता है कि भाई हाँ सबको इक्वल ट्रीट करो, किसी को अनट्रेसेबल मत मानो, और आर्टिकल 18 कहता है कि भाई इक्वल रखो, किसी को टाइटल वगैरह मत दो। तो ये हमारा ये वाला आंसर बी हो गया है। ठीक है, मैं बार बार आपको ये क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये टिप्स पे हो जाएंगे जैसे जैसे आप अगर ये टॉपिक पूरा देखते हैं हमें मेरे साथ। अब विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया से नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन फैक्ट्री और माइन और एंगेज इन हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। तो भारत के संविधान का कौन सा वो अनुच्छेद कहता है कि 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लिया जाएगा? तो ये आर्टिकल 24 कहता है, क्योंकि ये आर्टिकल तो बिल्कुल भी आसपास नहीं है, बस एक आर्टिकल 368 को देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की प्रोसीजर इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ए, आर्टिकल 24 जो है बच्चों को प्रोटेक्ट करता है एक्सप्लोटेशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफोर्सिबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ? कौन से को जो है न्यायालय में जो है परिवर्तनीय है, मतलब अगर उसका उल्लंघन होता है तो न्यायालय में जा सकता है? क्या फंडामेंटल ड्यूटी ऐसी है? फंडामेंटल ड्यूटी नहीं करे तो आपको कोई कोर्ट में नहीं घसीटेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी जो है इन्फोर्सिबल नहीं है, क्योंकि ये स्टेट पर जो है इन्फोर्सिबल नहीं है, स्टेट को ये लागू करे ना करे जैसा चाहे वो कर सकती है, तो ये कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, प्रीएम्बल पे भी लागू नहीं किया जा सकता। तो फंडामेंटल राइट हम सबको पता है कि आर्टिकल 32 में ये कोर्ट में परिवर्तनीय है, यानी कि इन्फोर्सिबल है। तो इस तरीके से हमको फंडामेंटल राइट ही आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग। तो फंडामेंटल राइट कब सस्पेंड कर सकते हैं? वेन एवर द प्रेसिडेंट वांट, विदाउट एनी कॉज। विदाउट एनी कॉज तो हो ही नहीं सकता, नेशनल सिक्योरिटी रीजन देखना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा ही बकवास कर दिया। एन इमरजेंसी बाय द पार्लियामेंट, क्या पार्लियामेंट कोई इमरजेंसी किस को स्थिति क्रिएट कर दे, मतलब पार्लियामेंट में वो चीज पास हो जाए इमरजेंसी की, तो ये भी ठीक है। तो पार्लियामेंट पास कर देती तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। जब पार्लियामेंट ने उसको अप्रूवल दे दिया है तो फिर तो ये पब्लिक की आवाज हो जाएगी, उस पर जैसे प्रेसिडेंट साइन करेगा इमरजेंसी लागू हो जाएगी। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आर्टिकल रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द एनफोर्समेंट ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 359 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल 359 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है, ये मुझे लगता है 359 नहीं कहना चाहता था, ये 352 कहता होगा मुझे लगता है, नेशनल इमरजेंसी की बात कह रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं,
तो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात है, तो इस समय पे कौन से दो आर्टिकल है जो कि सस्पेंड नहीं हो सकते। तो ये देखिए आपने को बताया है कि आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते हैं, बाकी सारे जो है आर्टिकल वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी 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 दोनों को पूछ लेता है, कभी एक को पूछ लेता है। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू द इंडियन सिटीजन, जो इंडियन सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स ग्रांट किए गए हैं, कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ऐसा नहीं है, उनको सस्पेंड कर सकते हैं, किसी विशेष स्थिति में भी सस्पेंड कर सकते हैं। कैन बी सस्पेंडेड, ये तो ठीक लग रहा है। कैन नेवर बी सस्पेंडेड अंडर एनी ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमने देखा है कि सस्पेंड हो सकते हैं, आर्टिकल 2021 को छोड़ दे तो। अब देखिए नन ऑफ द वो करेक्ट, ये तो गलत हो गया, तो हमें मिल गया ये इनको निलंबित किया जा सकता है फंडामेंटल राइट को। तो आपको स्टैटिक जीएस बहुत सारी करवा दी और ये थोड़ी सी कम्प्रिहेंसिव भी हम कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन ओनली, कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो केवल इंडियन सिटीजन को। देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ 14 तो सबको अवेलेबल है, ठीक है, वो फॉरनर्स को भी है और इंडियंस को भी, ठीक है, तो ये तो गलत है, ठीक है। केवल इंडियंस के लिए कौन सा, देखिए पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनालिटी लिबर्टी अगेंस्ट एनी एक्शन विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है, कानून के अधिकार के बिना किसी भी कार्रवाई के खिलाफ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, मतलब जब तक प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो न करे, किसी को भी उसके जीवन से वो जो है वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये तो अवेलेबल है, ये जो है कानून के समक्ष जो है वो फॉरनर्स को भी अवेलेबल है आर्टिकल 14, और ये जो है कानून के ये जो आर्टिकल 21 है ये भी अवेलेबल है फॉरनर्स को। तो उसके बाद देखिए धर्म, मूल, जाति, लिंग के स्थान पर जो भेदभाव से सुरक्षा, तो ये जन्म के स्थान पर इसको भेदभाव किया जा सकता है, ये वाला जो है केवल भारतीयों को अवेलेबल है। धर्म की स्वतंत्रता तो सबको है, तो ये देखिए ये केवल भारतीयों के लिए अवेलेबल है, इसको ध्यान रखेंगे, इसी से आर्टिकल 15 से ये उठाया गया है। राजनीतिक अधिकार में निम्नलिखित से कौन सा शामिल नहीं है, पॉलिटिकल राइट्स डज नॉट इंक्लूड विच होता, तो यहाँ पर हम लीगल राइट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे, जो राजनीतिक अधिकार है लीगल राइट जो हमें प्रोवाइड किए गए, तो यहाँ पर उनमें से कौन सा शामिल नहीं है। देखिए राइट टू लाइफ, ये तो आर्टिकल 21 के अंदर है, तो ये तो भाई लीगल राइट नहीं है, तो यही शामिल नहीं है, बाकी सारे मिल जाएंगे। राइट टू वोट एक लीगल राइट है, राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शन एक लीगल राइट है, ठीक है, राइट टू लॉज ए कंप्लेंट विद एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के कार्यकारी निकाय में शिकायत करने का अधिकार, तो ये अधिकार नहीं दिया गया फंडामेंटल राइट, वो आपकी चॉइस आप कर सकते हैं, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में गलत विकल्प खोजें, कौन सा सही मैच नहीं है। देखिए आर्टिकल, फिर से आपको वही चीज रिपीट हो रही है, बहुत आता है आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 बहुत आता है, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड है। एक एम्प्लॉयमेंट का आर्टिकल 16 आ जाता है क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 24 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, यानी कि कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, ये तो ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 27 कहता है कि आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, फ्रीडम टू एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये तो दोनों ही नहीं हो सकते क्योंकि हमको गलत ढूंढना है। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोफेशन, या तो आर्टिकल 25 के अंदर है ये, तो ये गलत हो गया है ना, तो गलत हो गया, तो मतलब यही हमारा वो गलत मैच किया गया है। अब देखिए आर्टिकल 23 जो है वो प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, बंधुआ जब मजदूरी और जो मानव तस्करी है उसको रोकने, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये गलत हो, मतलब सही नहीं ढूंढना, हमको गलत ढूंढना है। तो आर्टिकल, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 326 के अंदर क्या बोला गया है, 26 के अंदर बोला गया कि आप रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं, मतलब आप मस्जिदें वगैरह बनवाना, मस्जिद की ज़मीन खरीदना, ठीक है, इस तरह के जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ करवाना वो मैनेज कर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है। अब है लास्ट क्वेश्चन, और ये कहता है कि संपत्ति के अधिकार के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अनुच्छेद 31 में इसके संबंध में प्रावधान थे, ये तो बिल्कुल सही है, तो इसने फॉल्स पूछा है, तो ये सही है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। तो कुछ चीज़ों को घटाते चले। दिस राइट वाज डिजोल्व बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 790, नहीं ये 44th में किया गया था, तो ये गलत है और हमसे पूछा है गलत, तो यही हमारा आंसर हो जाना चाहिए। नन ऑफ द अबव, तो ये कट ही गया। नाउ इट्स नाउ ए लीगल राइट, तो ये तो ठीक है, लीगल राइट है, तो हमसे गलत पूछा है, तो ये नहीं होगा आंसर, तो हमारा सही आंसर इसमें हो गया 2, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा ज्यादा बताया, वो इस वजह से कि कुछ बच्चे जो हैं काफी कम्प्रिहेंसिव बातें पूछ रहे थे, तो हमने उसमें फॉरनर्स का कंसेप्ट देख लिया कि फॉरनर्स क्या है,
किन किन उनको कौन कौन से राइट्स अवेलेबल नहीं है। तो 14 तो उनको अवेलेबल है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ, मतलब ऐसा नहीं कि उनको तो ज़्यादा सजा दे दे और भारत के लोगों को कम सजा दे दे, तो ये तो हमारा है ही नहीं। मतलब आर्टिकल 14 तो उनको अवेलेबल है। अब आर्टिकल 15 उनको अवेलेबल नहीं है, ये ध्यान रखें कि वो आर्टिकल 15 को अवेलेबल नहीं होगा, और आर्टिकल 16 भी उनको अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये अवेलेबल नहीं है। उसके बाद 17 अवेलेबल है, अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते, उनको टाइटल भी नहीं देंगे, ऐसा नहीं कि विदेशियों को टाइटल देना शुरू कर दे। उसके बाद देखिए उनको आर्टिकल 19 अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको आर्टिकल 20 और 21 अवेलेबल है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये थोड़ा सा इस वजह से आपको थोड़ा थियोरटिकल करवाया। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन भी हमने देखी थी, रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, और उसमें हमने खास तौर से रेस्ट्रिक्शन देखी थी, जो है आर्टिकल 19 के अंदर आप सभी जगहों पे नहीं घूम सकते, ट्राइबल एरिया में आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, बॉर्डर एरिया में रेस्ट्रिक्ट कर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक्सप्रेशन जो आप करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसके अंदर डिसेंसी होनी चाहिए। ठीक है, इंस्टिगेट नहीं करेंगे आप लोगों को, भटकाएंगे नहीं। ठीक है, ये सारी रेस्ट्रिक्शन आपने देख ली। मोरालिटी होनी चाहिए, मोरालिटी मेंटेन करेंगे। ठीक है, और देखिए धर्म के अंदर रेस्ट्रिक्शन हमने देखी थी कि हेल्थ और मोरल ग्राउंड पे कोई धर्म जो है ऐसी एक्टिविटी करने के लिए कहे जो इमोरल है, या हेल्थ ग्राउंड पे लोगों को नुकसान पहुंचाए। जैसे आपने देखा होगा कई जगह पर लोग मन्नत मांगते हैं और अंगारों पे चलते हैं, तो वो तो चलना है तो मन करे वही चलो, लेकिन कहीं कहीं बच्चों को भी जबरदस्ती चलवाया जाता है। तो इस तरीके से जो है हेल्थ ग्राउंड पे भी और अंधविश्वास के आधार पर जो है धर्म में जो चीज़ें होती हैं उसको भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। या कोई बीमारी फैल रही है, ठीक है, उसके बारे में अंधविश्वास है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को रोका जा सकता है। चलिए, ये हमारा हो गया है टॉपिक पूरा। ठीक है, तो अब आपसे पूछते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में क्या कुछ और भी चीज़ रह गई है क्या, आप जो पूछना चाहते हैं तो आप अपनी क्वेरी जरूर डाल दें। जो ईवीएस के जो कंटेंट कोर्स में बच्चे हैं, मुझे लगता है 170 प्लस ने जो है लिंक से ज्वाइन कर लिया है अलग से टेलीग्राम ग्रुप में, तो अपनी क्वेरी डाल दें। कुछ और चाहते हैं, मुझे लगता है कि एनफ है, और ये दोनों ही पार्ट के लिए बहुत अच्छा हो गया है, डीएसएसबी और केवीएस के लिए, दोनों के लिए। तो क्वेरी आप फिर भी डालना चाहिए, डाल सकते हैं, और मुझे लगता है इतना काफ़ी रहेगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। यूपीएससी का नहीं करना है आपके, एक ही फंडामेंटल राइट को आप 6 पेजों में पढ़ें, तो ये काफ़ी हो गया है। अब आपको ये टिप्स पे लेके आना है, वो आपका काम है, क्योंकि 2 बार 3 बार तो 4 बार तो मैं ही रिवाइज करवा चुका हूँ, तो ये आपका काम है। उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि अभी क्योंकि 2 क्लास जिन बच्चों ने ये दोनों क्लासें कर ली है, कि फंडामेंटल राइट के मामले में हाउ इज द जोश, कैसा जोश है, अब आपको कैसा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, हाउ इज द जोश, ठीक है, हाई है या लो है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जरूर बताइए, और थोड़ा सा अपने आप को जो है और जो है स्ट्रॉन्ग फील करवाइए, अपनी कैपेबिलिटीज पे फोकस कीजिए। अपने को ये तो अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए कि आप किसी से कम है। ठीक है, किसी का तेज दिमाग नहीं है, ध्यान रखेंगे, माइंड किसी का तेज नहीं है, सबका इक्वल है। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान रखना है, बस वही बच्चों का कह सकते हैं जो जन्म से मंद बुद्धि होते हैं, जो किसी कोई सिंड्रोम वगैरह वाले बच्चे होते हैं, लेकिन आप उसमें तो है ही नहीं। जब आपने बीएड कर लिया, डीएड कर ली है, तो उस चीज का तो बात ही खत्म हो गई। अब आपके अंदर एक और सिंड्रोम है, वो सिंड्रोम है आलस्य का, या फिर यथास्थिति बनाए रखो, कंफर्ट जोन में बैठे रहो, क्यों मेहनत करें। ठीक है, ये मेहनत जो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे ना, तब रियलिटी में आप अपने आप को रियलाइज कर पाएंगे कि आप असल में क्या थे और कहाँ आप भटक रहे थे। अपने आप को जो ना ऑप्टिमम पे लेके जाने का ही कर्तव्य है। ठीक है, ऑप्टिमम पे जाने की जरूरत है, जैसे कि सोक्रेट ने भी यही कहा है कि आप अपने ऑप्टिमम पे पहुंचिए, अपनी क्रिएटिविटी के ऑप्टिमम पे। मानव बनने का है तो जानवर क्यों बनने का है। ठीक है, आप एनिमल्स नहीं है। आर्टिकल 29(1) क्या कहता है कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। ठीक है, आप जानवरों की तरह कहीं कीचड़ में नहीं रह सकते। ठीक है, जैसे जानवर जमीन पे गोबर करते हैं वहीं पे रहते हैं, आप ऐसे नहीं रह सकते। आप एनिमल नहीं है, आपको जो है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है। ठीक है, आपकी लाइफ ऐसे ही जो है डिप्राइव नहीं की जा सकती, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है। इसके अलावा आपको लाइफ विद डिग्निटी और लाइफ जो है मतलब रहने लायक माहौल देना पड़ेगा। इसी वजह से पोल्यूशन पे राइट टू, जो आपको कई बार देखना होगा, राइट टू फ्रेश एयर, राइट टू पोल्यूशन फ्री एयर और राइट टू फूड, ऐसी चीजें इवॉल्व की जाती हैं आर्टिकल 21 के अंदर। जब इतनी चीजें सरकार ने लॉ के अंदर आपके लिए रख दी है, मतलब आप एनिमल तो है नहीं।
तो इसका मतलब आप स्पेशल हैं, ठीक है, स्पेशल हैं आप, मानव संसाधन है, तो अपने आप को जो है मानव संसाधन के रूप में बनाइए। और मानव संसाधन के रूप में आप किस तरीके से बना सकते हैं? सबसे पहले तो अपने फूड पे फोकस करके आप हेल्दी रहेंगे, तभी पढ़ पाएंगे, तभी कुछ काम कर पाएंगे, तभी कुछ स्किल आपके अंदर होगी, टैफी से ऐसी डिजीज नहीं आएगा। उसके बाद आप जो है तो फूड से आपको हेल्थ गेन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ गेन करने के लिए आपको जो मेडिकल फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, वैक्सीनेशन वगैरह जो किया जाता है, तो मेडिकेशन ये चीज़ें भी हैं, दवाइयाँ उपलब्ध करवाना, अस्पताल बनाना, मेडिकल फैसिलिटीज देना। उसके साथ साथ जो है आपको एजुकेशन देने की जरूरत है, और आर्टिकल आपने देखा है 21 क्या कहता है, तो वो भी फंडामेंटल राइट है। तो मानव संसाधन जब आपको बनाना है तो ये चीज़ आपको देनी ही पड़ेगी। उसके बाद है आपको स्किल देना, और स्किल के अंदर आपने बीएड का कोर्स कर लिया है या डीएड का कोर्स कर लिया है, आपको टीचिंग प्रैक्टिस की स्किल दे दी गई है, या आपने कुछ और इंजीनियरिंग वगैरह कर लिया तो वो स्किल दे दिया, तो अब आप एक मानव संसाधन के रूप में बन जाते हैं। तो ऐसे ही है, मतलब ऐसे ही ज़िंदगी नहीं निकालनी होती, ज़िंदगी अच्छे से निकालिए, ठीक है। कुछ करके दिखाए, अपने अपने लिए कुछ करके दिखाए, ठीक है। अपने लिए लड़ें, किसी को नहीं भी दिखाना चाहते तो अपने के लिए लड़े, अपने लिए जीते, ठीक है, और अपने लिए ही जिए, ठीक है। दूसरों के लिए भी जिए लेकिन अपने लिए भी बहुत ज़्यादा जिए, ठीक है। तो आप अपने लिए लड़ेंगे, अपने लिए फाइट करेंगे तो ईश्वर आपके साथ है, ध्यान रखिए। जिस भी ईश्वर को आप पूजा करते हैं, किसी भी धर्म रिलीजन से रिलेटेड है, अगर आप अपने लिए फाइट नहीं कर रहे हैं तो ईश्वर भी क्या कर लेगा। जब आप उसको रियलाइज करवा देंगे कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो कभी ना कभी आपके साथ वो खड़ा दिखेगा। ये आप अपना फेथ रखिए, जरूर जो है अपने माइंड को शांत रखिए, जरूर मेडिटेशन कीजिए, आपकी भी देखिए कैपेबिलिटी जो है पढ़ने की बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। मेडिटेशन जरूर कीजिए, नर्वसनेस खत्म होगी, आपको अपने कन्फ्यूजन सॉल्यूशन आपके जो है मेडिटेशन में मिल जाएंगे। वो नर्वसनेस, माइंड पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, और हर टॉपिक के क्वेश्चंस को जरूर लगा के देखें, क्योंकि थ्योरी 50% है अगर आपने टॉपिक के क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस नहीं की है। थ्योरी तो आपने पढ़ रही है, लेकिन आप क्वेश्चंस में इतना अटपटी चीज़ें डाली जाती है, कंफ्यूज किया जाता है, आपको कंफ्यूज किया जाता है, आसपास के ऑप्शन डाल दिए जाते हैं। वो चीज़ों में आप पारंगत जब होगे, जब आप इन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। तो यही स्ट्रेटजी है आपको सक्सेसफुल होने की। मतलब आप 50% अगर थ्योरी कर रहे हैं तो 50% फिर उसके क्वेश्चन भी कीजिए, फिर थ्योरी कीजिए, फिर क्वेश्चन कीजिए, और देखिए क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, कितना कमी आ रही है, और इस चीज़ तरीके को फॉलो कीजिए, ठीक है। क्योंकि फाइनली आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऐसे नहीं लिखना है, और उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो आपने जितना थ्योरी पढ़ा है उन 4 ऑप्शन पे वो अप्लाई करनी है। तो ये प्रैक्टिस जो आपकी ना, माइंड प्रैक्टिस आपकी जरूर होनी चाहिए, और आप धीरे धीरे माइंड शार्प होके जो है फाइनली एक बेटर रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छा खाना खाइए, साफ अपने आप को कोरोना से बचा के रखिए। वैक्सीनेशन की अगर आपको स्लॉट मिल रहा है तो जल्दी से लगवा लीजिए, और अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। माहौल बदल रहा है, पॉजिटिव माहौल बदल रहा है, पॉजिटिव माहौल अपने साथ कुछ पॉजिटिव भी लेके आएगा। जय हिंद, जय भारत।